कि एक लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस की कितनी ज्यादा जरूरत है। अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो क्या होगा कि इलेक्शंस एक लोकतंत्र के लिए, एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी बात है जो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर बच्चों इसी वजह से हमारे देश कौन जो है वो वोट दे सकता है। हम सभी को पता है कि इलेक्शंस में हर कोई कंटेस्ट कर सकता है, पर दो तरीके के इलेक्शन सिस्टम है। जब आप वोट देने जाते हो तो रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, देयर आर टू सिस्टम्स रिलेटेड टू दैट। साथ ही में न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड लीगल सेफगार्ड, और जो कानूनी तौर पर भी सेफगार्ड्स है ताकि फ्री फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराया जा सके। साथ ही में ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए कि हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। कैसे हैं मेरे सारे के सारे ज्वालामुखीज बच्चों। आज हम लोग लेकर आ गए हैं क्लास 11th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, और इस चैप्टर का एक कंप्लीट चैप्टर रिकैप हम लोग देखने वाले हैं। मतलब कि मेरे को पता है एग्जाम्स काफी नजदीक हैं, प्रिपरेशन फटाफट से करनी है, इसलिए जल्दी जल्दी से हम लोग इस चैप्टर को पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे। बच्चों बेसिकली इस चैप्टर में बात करी जाती है द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शंस के बारे में, कि एक लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस की कितनी ज्यादा जरूरत है। अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो क्या होगा। आज एक सरकार आएगी, कई सालों तक वो सरकार बैठी रहेगी और इलेक्शंस ही नहीं होंगे, जो लोगों की चॉइस है वो व्यक्त नहीं हो पाएगी देश के अंदर, तो फिर किस बात की डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का क्या फायदा। एंड दैट इज वाई बच्चों लोगों की चॉइस को दर्शाने के लिए इलेक्शंस जो है हर एक रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद कंडक्ट कराए जाते हैं हमारी कंट्री के अंदर, एंड द टर्म यूजुअली इज 5 years। ठीक है, तो इन्हीं इलेक्शंस की इंपॉर्टेंस को हम देखने वाले हैं। फटाफट से चालू करते हैं। यहां पर बात आती है इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में। देखिए, इलेक्शंस आर एसेंशियल फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज इम्प्रैक्टिकल इन लार्ज कंट्रीज लाइक इंडिया। Democratic elections must be free, fair and competitive, and constitution lays down the basic rules to prevent manipulation। सिंपल सी बात बच्चों यहां पे करी गई है कि इलेक्शंस एक लोकतंत्र के लिए, एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है रूल बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों का क्या राय है, लोगों के लिए कौन से लीडर्स उनको चाहिए। ठीक है, तो उनको चुनने के लिए प्रोसेस क्या है, इलेक्शंस का प्रोसेस है। इलेक्शंस के प्रोसेस में जनता जाती है, अपने फेवरेट लीडर को चूज करती है जिसे वो एक तरीके से पावर में देखना चाहती है, और फिर वो लीडर्स लोगों के बिहाफ पे शासन करते हैं। ये जो एक तरीके से इलेक्शंस हमारे यहाँ पे मौजूद है, इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। मतलब कि बच्चों जहां पर जनता एक तरीके से, जो पीपल है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर रही है, और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोगों के लिए लॉज बना रहे हैं और हमें गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आवर कंट्री। और यार ऑब्वियसली हमारा देश एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी इसलिए है बिकॉज बच्चों आप सभी को पता है हमारी कंट्री के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है कि सारे लोग साथ में बैठ के हर एक नतीजा ले। सबके पास उतना टाइम, नॉलेज नहीं है और लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है। हर एक डिसीजन पूरी देश की जनता बैठ के तो नहीं ले सकती है ना। इसी वजह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज वेरी इम्प्रैक्टिकल, बहुत ही ऐसी बात है जो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर बच्चों इसी वजह से हमारे देश में एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जहां पे इलेक्शंस के थ्रू लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टेन बेसिक रूल्स टू प्रिवेंट मैनिपुलेशन, और कुछ बेसिक रूल्स हैं जिससे कि इन इलेक्शंस में जनता का जो वर्डिक्ट है वही हमें दिखाई दे। ठीक है, कि जनता जिसको अपना लीडर चुन रही है वही रिजल्ट आना चाहिए, मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए वो रिजल्ट, गलत मलत फ्रॉड स्कैम होके कोई रिजल्ट नहीं आना चाहिए। साथ ही में आगे अगर हम चलते हैं, यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शंस को लेकर हमारे संविधान में कौन से प्रोविजंस और फीचर्स दे रखे हैं। लेट अस लुक एट दैट। सबसे पहले हु कैन वोट। हम सभी को पता है बच्चों कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली स्पेसिफाई करा गया है कि कौन जो है वो वोट दे सकता है। सभी को पता है कि वोटिंग एज होती है 18+ ईयर्स। अभी आप लोग थोड़े से छोटे हैं, थोड़े टाइम में आप लोग भी वोट दे सकोगे। 18+ ईयर्स यानी कि सारे एडल्ट सिटीजंस ऑफ द कंट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, क्लास, कास्ट, रेस, व्हाटएवर इट इज, दे कैन वोट। हर किसी वोट की एक वैल्यू भी रहती है। पहले ये वोटिंग एज 21 साल हुआ करती थी, फिर इसे रिड्यूस करके 18 साल कर दिया गया है। उसके बाद हु कैन कंटेस्ट। हम सभी को पता है कि इलेक्शंस में हर कोई कंटेस्ट कर सकता है, पर एक स्पेसिफिक एज होती है 25+। 25 ईयर्स का आपको होना पड़ता है इन ऑर्डर टू कंटेस्ट इलेक्शंस। हु कंडक्ट्स इलेक्शन, कौन इलेक्शन कंडक्ट करता है। वी ऑल नो द इलेक्शन कमीशन ऑफ आवर कंट्री, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि एक फ्री और फेयर तरीके से वो इलेक्शंस को कंडक्ट करे, और हर स्टेट के अंदर भी एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया जाता है।
जो कि वहां के लोकल लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट कर सके। साथ ही में हाउ वोट्स आर काउंटेड, बच्चों वोट्स को काउंट कैसे करा जाता है, तो सारे लोग वोट देकर आते हैं, फिर जो हमारी ईवीएम्स होती हैं, फिर एक दिन वो ईवीएम्स खुलती हैं, फिर एक तरीके से उन वोट्स को काउंट करा जाता है, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है, इस तरीके से। हाउ रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड, इलेक्शंस के थ्रू, तो इलेक्शंस के थ्रू जनता वोट देने जाती है, एक पोलिंग बूथ होता है, वहां पर वोट देने जाते हैं सब लोग, अपना वोट रिकॉर्ड करते हैं और फिर रिजल्ट बाद में हमें दिखाई देता है। सो पर्पस इज, बच्चों संविधान में ये सारी चीजें मेंशन इसलिए करी गई हैं ताकि एक फेयर तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिल सके, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके, ताकि जो इलेक्शंस हैं वो फ्री और फेयर तरीके से हो सके, मतलब कि जनता जिसको चुन रही है वही रिजल्ट आए। जैसे अभी मैं पूरी क्लास को बिठा दूं और मैं बोलूं कि एक कैंडिडेट है ए और एक है बी, ठीक है, इनको वोट करो, किसको आपको लीडर देखना है। अब आप लोग वोट देते हो, अब मैं देखती हूँ कि क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 में से 30-35 बच्चों ने कैंडिडेट ए को वोट दिया है, तो यार जिसको वोट मिला है असलियत में भी रिजल्ट वही आना चाहिए, फ्री और फेयर तरीके का रिजल्ट आना चाहिए, फ्री और फेयर तरीके से एक तो वोटिंग होनी चाहिए और फ्री और फेयर तरीके से रिजल्ट भी आना चाहिए। लोगों का वोट जिसको मिला है वही जीतना चाहिए, सिंपल मतलब ये है। ये नहीं हो कि कल को लोगों ने तो ए को वोट दिया था पर जीत गया बी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज के लिए ही बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। चलिए आगे चलते हैं, बेसिक सी चीजें हैं। अब हम लोगों के इलेक्शन सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखो दो तरीके के इलेक्शन सिस्टम है, जब आप वोट देने जाते हो तो रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, देयर आर टू सिस्टम्स रिलेटेड टू दैट। एक है फर्स्ट पास द पोस्ट और दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। हमारी कंट्री में हम क्या फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि बच्चों जो इंसान बाकी सबके मुकाबले ज्यादा वोट लेके आ गया वो जीत गया, एज सिंपल एज दैट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, किसने सबसे ज्यादा वोट सिक्योर कर लिए देन दी अदर्स, उसको जीतना है, ठीक है। कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करा जाता है, सभी को पता है जब हमारे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, चुनावी क्षेत्रों में हम लोग देश को डिवाइड करते हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, ठीक है, और हर उस रिप्रेजेंटेटिव को एक सीट मिलती है लोकसभा के अंदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाता है। पर उसी के साथ जब स्टेट इलेक्शंस होते हैं, एमएलएस के इलेक्शन, वहां पे हर स्टेट का एक अलग कोटा ऑफ सीट्स होता है, नंबर ऑफ सीट्स होता है और उन सीटों के लिए चुनाव होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एक रिप्रेजेंटेटिव हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुना जाएगा, मतलब अगर लोकसभा के लिए हमने कंट्री को 543 हिस्सों में बांटा है तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा, तो टोटल 543 लोग ही चुने जाएंगे जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। सिंपल सी चीज है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बच्चों जिस कैंडिडेट के पास हाईएस्ट वोट्स होंगे वो जीत जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि उनको 50% से ज्यादा वोट्स लाने। मतलब फॉर एग्जांपल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां पर कैंडिडेट ए बी सी तीन लोगों ने कंटेस्ट करा है इलेक्शन, ठीक है। कैंडिडेट ए को सपोज 30% वोट्स मिल जाते हैं, इनको 20, इनको 20, 70, एक डी भी लगा लेते हैं, ठीक है, इनको भी 20 सपोज और एक ई भी लगा लेते हैं 10%। तो देखो जरूरी नहीं है कि कैंडिडेट ए को जीतने के लिए 50% लोगों से ज्यादा लोगों के वोट चाहिए, ये नहीं है कि आधे से ज्यादा लोगों का वोट चाहिए, बस जो कैंडिडेट जीत रहा है उसको बाकी सबसे ज्यादा वोट सिक्योर करने हैं। तो क्योंकि कैंडिडेट ए को 50% से ज्यादा नहीं बल्कि बाकियों से ज्यादा वोट मिले हैं, इसलिए वो कैंडिडेट इजीली जीत जाएगा। दिस इज एफपीटीपी सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट, जो सबसे ज्यादा आगे आ रहा है। नेक्स्ट सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, अच्छा देखो इट इज वेरी सिंपल, एफपीटीपी के फायदे भी बता देती हूँ, बहुत सिंपल है। मतलब जिसको ज्यादा वोट मिल गए दूसरों के कंपैरिजन में वो जीत गया, चाहे एक वोट भी ज्यादा मिलेगा ना आपको तो भी जीत जाओगे। क्लियर लोकल रिप्रेजेंटेशन इसमें मिल सकती है, वोट सीट मिसमैच इज पॉसिबल। दिक्कत यह है कि कभी कभी वोट्स का परसेंटेज अलग हो सकता है और सीट्स का परसेंटेज अलग। मतलब बच्चों देखो, जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कैंडिडेट ए ने एक तरीके से 100% सीट जीत ली, एक ही सीट थी तो 100% सीट जीती, बट वोट कितने 30%, तो उस तरीके से वोट परसेंट सीट परसेंट जो है मिसमैच हो सकता है, अलग हो सकता है। कभी हो सकता है कि आपकी पार्टी को वोट 40% मिले हो बट सीटें बहुत ज्यादा मिल गई हो, कभी हो सकता है कि वोट ज्यादा मिले हो सीटें कम मिली हो, तो इस तरीके से वो मिसमैच आएगा। पर ये दिक्कत प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में नहीं आती। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नाम से ही पता चल रहा है कि सीट्स आपको इन प्रोपोर्शन टू वोट्स मिलते हैं। मतलब जैसे सपोज 100 सीट्स है, 100 सीट्स है, आपको 50% वोट्स मिले तो इजीली आपको 50 सीटें मिल जाएंगी, ठीक है। तो जितना प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स है उतना ही प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स आपको मिल जाता है यहाँ पे, एज सिंपल एज दैट। इजराइल और नीदरलैंड्स जैसे देशों में इसको फॉलो करा जाता है। इंडिया में कुछ इलेक्शंस के लिए हम पीआर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा, विधान परिषद, ठीक है, एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, जो कि एक हमारा पीआर सिस्टम का ही हिस्सा है। इट इज अ टाइप ऑफ proportional representative system, proportional representation system, which is STV, single transferable vote।
होता क्या है बच्चों इसमें, मैं आपको समझाती हूँ, बड़ा सिंपल होता है। इसमें रैंकिंग होती है, जैसे कि कैंडिडेट ए बी सी डी, 4 कैंडिडेट इलेक्शंस में खड़े हैं, तो ना हम क्या करेंगे, हमें एक पूरा पेपर मिलेगा जिसमें वी हैव टू रैंक प्रेफरेंस के हिसाब से। सपोज मैंने अपनी रैंकिंग में इनको नंबर 1 पे रखा है, इनको नंबर 2 पे, इनको नंबर 3 पे, इनको नंबर 4 पे। तो सिंपल सा होता क्या है, जिसको भी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट ज्यादा मिलते हैं, सपोज जैसे मैंने ए को नंबर 1 पे रखा है, ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने भी ए को नंबर 1 पे रखा था, तो बहुत लोगों के फर्स्ट प्रायोरिटी जो वोट्स है वो ए को मिले थे। तो जिसको सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी वोट्स मिलेंगे वो इलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी को देखा जाएगा, जिसको सेकंड नंबर पे ज्यादा वोट्स मिलेंगे उसको इलेक्ट कर दिया जाएगा, जब तक कोटा ऑफ सीट्स कंप्लीट नहीं हो जाता। सपोज 10 सीटें भरनी थी, जब तक वो 10 सीटें नहीं भर देते हम इस हिसाब से, तब तक वो प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को यहाँ पर यूज करा जाता है, प्रेफरेंस बेस्ड, एंड प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर इंश्योर होती है, जिस प्रोपोर्शन में किया है उतने में ही सीट मिलती है, वो वाली बात हो रहती है। देखो अब हम लोगों ने मैम पीआर सिस्टम क्यों नहीं चुना, वहां तो वोट्स और सीट्स बिल्कुल बराबर रहते हैं, तो वो क्यों नहीं हमने चूज करा। हमने बच्चों एफपीटीपी चूज करा बिकॉज एफपीटीपी इज लेस कॉम्प्लिकेटेड। हम जिस समय पे आजाद हुए थे, हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा था जो कि उस टाइम पे इलिटरेट था, सबको पीआर सिस्टम समझाना कुड हैव बीन वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज व्हाई वी टुक द इजी रूट। हमें लगा कि एफपीटीपी सिस्टम मतलब लोग, मैंने जैसे आप लोगों को मैं बिठा दूं क्लास में, ठीक है, और मैं आपको बोलूं कि 2 कैंडिडेट्स हैं, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, तो ये बहुत इजी है ना समझने के लिए। तो एफपीटीपी सिस्टम बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है वोटर्स के लिए, दैट इज व्हाई वी चोज एफपीटीपी सिस्टम। साथ ही में स्टेबल गवर्नमेंट इससे बनती है। क्यों स्टेबल गवर्नमेंट, देखो मैं बताती हूँ। सपोज 100 सीटें हैं, ठीक है, अब वहां पे किसी को 20%, किसी को 30%, उस हिसाब से सीट मिल गई, किसी को सरकार जब बनेगी ना तो अलग अलग पार्टीज से मिलकर बनेगी, अलग अलग पार्टीज से मिलकर सरकार बनेगी, जिससे कि काफी इंस्टेबिलिटी आएगी, काफी अस्थिरता आएगी। आप खुद ही सोचो बच्चों, ऐसी सरकार जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सबके लोग मिल जाएं, क्या वो सरकार ज्यादा लंबे समय तक चल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिलेगी पीआर सिस्टम में, क्योंकि हुआ क्या है उसमें, हर किसी को अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से सीटें मिल गई हैं। ठीक है, तो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ पाएगी, लेकिन एफपीटीपी में स्टेबल गवर्नमेंट इंश्योर हो सकती है। साथ ही में क्लियर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, आपने जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुना है वो रिप्रेजेंटेटिव आपको अकाउंटेबल भी रहेगा, आपके टुवर्ड्स जवाबदेही भी रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं जवाबदेही नहीं रहा तो अगली बारी मेरे को ये लोग हटा देंगे, वोट नहीं देंगे। नेक्स्ट, प्रिवेंट्स एक्सेसिव फ्रैगमेंटेशन ऑफ द पार्टीज, पार्टीज का फ्रैगमेंटेशन, बट जाना, वो सब चीजें ये एक तरीके से अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो पार्टीज बटती नहीं है, वो वाली चीज है। साथ ही में सॉरी थोड़ा जुकाम है, ठीक है, साथ ही में हम देखते हैं रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हम लोग देखते हैं गाइस कि हमारे इंडिया में कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व भी करा जाता है, मतलब कि अगर मैंने बोल दिया कि दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये जो चुनाव क्षेत्र है ये किसी एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है, इसका ये मतलब है कि उस चुनाव में सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट लोग ही इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी करेंगे, और जो लीडर भी चुना जाएगा वो भी एक शेड्यूल्ड कास्ट को ही बिलोंग करता हुआ होगा। ठीक है, तो रिजर्व कर दी जाती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अकॉर्डेंस टू द प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। जिस हिसाब से शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन है, उस हिसाब से उतनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनके लिए रिजर्व कर दी जाती हैं। ऑल वोटर्स विल वोट, जो भी उस जगह में रहते हैं वोटर्स वोट देंगे, लेकिन जो कैंडिडेट चुना जाएगा वो उसी रिजर्व्ड कैटेगरी से चुना जाएगा। ठीक है, सीट्स जो हैं उनके पॉपुलेशन के हिसाब से, उस पॉपुलेशन के परसेंटेज के हिसाब से उनके लिए रिजर्व रखी जाती हैं। ये रिजर्वेशन को 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले ये लिमिटेड टाइम के लिए आई थी, बट बच्चों हर बार ही हम देखते हैं कि ये रिजर्वेशन जो है ये एक तरीके से एक्सटेंड होती रहती है, और अभी भी 2030 तक फिर से एक्सटेंड हो चुकी है। This is decided by the Delimitation Commission. It prevents dominance of the upper caste and no reservation for other groups except women via 2023 Act. तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जो Delimitation Commission है उसको ये टास्क दिया गया था कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कंट्री के अंदर कितने जो है प्रोपोर्शन में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब मौजूद है, और उस प्रोपोर्शन के हिसाब से उनके लिए सीट्स को रिजर्व किया गया था। ठीक है, तो ये टास्क उन्होंने उठाया था। डेफिनेटली बच्चों इससे क्या होता है, जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है, जो कि एक समय पे दूसरों से बहुत पीछे रह गई, उनको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, उनको भी पॉलिटिकल पावर मिल रही है, और एक तरीके से अपर कास्ट ताकि डोमिनेट ना कर सके पॉलिटिक्स को, उस चीज को भी एंश्योर करा जा रहा है कि सारे अपर कास्ट डोमिनेट ना करे। ठीक है, बाकी कास्ट को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। साथ ही में आगे आते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमारी कंट्री में फॉलो करा जाता है। सभी को पता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब एवरी एडल्ट सिटीजन हैज द सेम राइट टू वोट, इक्वल राइट टू वोट। हर किसी एडल्ट सिटीजन का एक ही वोट होता है, और एक ही वोट की एक ही वैल्यू होती है। तो 1 वोट, सभी का एक ही वोट है, एंड 1 वैल्यू, हर वोट की एक ही वैल्यू है। तो एवरी सिटीजन
above the age of 18 years has the right to vote. कोई डिस्क्रिमिनेशन जेंडर, एजुकेशन, इनकम के बेसिस पे नहीं है, सबके पास बराबर वोटिंग राइट है. राइट टू कंटेस्ट, लेकिन अगर इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो आपको 25 साल से ऊपर होना पड़ेगा. लोकसभा या असेंबली इलेक्शंस, जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं, उसमें इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट एज अ कैंडिडेट देन यू हैव टू बी 25 इयर्स एंड अबव. नहीं तो अगर आपको वोट देना है तो 18 साल से ऊपर. ठीक है, चलो. हम लोगों को पता है कि इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए हमारे पास एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है. ठीक है बच्चों, तो इलेक्शंस एक फ्री और फेयर तरीके से कंट्री के अंदर कंडक्ट हो, और हर एक चीज जब से इलेक्शंस अनाउंस करे जाते हैं टिल द टाइम रिजल्ट्स को डिक्लेयर करा जाता है, हर एक चीज काम जो है किसका है, इलेक्शन कमीशन का. और ये इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट का मतलब किसी का कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर. कल को ये नहीं है कि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर रही है या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर कंट्रोल कर रहा है, नॉट एट ऑल. ठीक है, तो आर्टिकल 324 के तहत हर एक जिम्मा जो इलेक्शन को कंडक्ट कराने का है वो इलेक्शन कमीशन को सौंपा गया था. इट कंडक्ट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. पावर्स के अंदर क्या क्या आता है, इलेक्टोरल रोल बनाना. इलेक्टोरल रोल मतलब वोटर बच्चों जो हमारी लिस्ट होती है, वोटर्स लिस्ट, उसको बनाना भी इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है. तो जितने भी लोग जिनका 18th बर्थडे आ गया है उनका नाम ऐड करना, और जितने लोगों की डेथ हो गई है या जो लोग किसी जगह को छोड़ के चले गए हैं तो उन लोगों का नाम डिलीट भी करना. तो उस चीज को अपडेट करना काम होता है इलेक्शन कमीशन का. वोटर्स लिस्ट अपडेट होती रहनी चाहिए. इलेक्शन शेड्यूल बनाना कि कब से कब तक कहां पर इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, पूरा शेड्यूल ये बनाते हैं. साथ ही में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर मतलब ये बताना कि कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट रिलीजियस सिंबल्स, इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल नहीं कर सकती, इतने पैसे से ज्यादा नहीं कर सकती. तो एक तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा कि अगर आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से लिमिट्स में रह के इलेक्शन में हिस्सा आप ले सकते हो, वो सारी चीजें बताना. साथ ही में कैंसलिंग, पोस्टपोनिंग इलेक्शंस, कि अगर कहीं पर इलेक्शंस हो रहे हैं और वहां पे पता चलता है इलेक्शन कमीशन को कि गलत तरीके से इलेक्शन हुए, मतलब लोगों के वोट खरीद लिए गए या किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके वोट दिलवाया गया, गलत रिजल्ट आया है, तो उस केस में या तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कैंसिल भी कर सकती है या फिर पोस्टपोन भी कर सकती है कि एक लेटर डेट पे इलेक्शंस कंडक्ट होंगे. ये सारा नतीजा इलेक्शन कमीशन का ही रहता है. रिकॉग्नाइजिंग पार्टीज एंड सिंबल्स. बच्चों, पार्टीज को रिकॉग्निशन देना, पार्टी को ये बताना कि आपकी पार्टी स्टेट पार्टी है या नेशनल पार्टी है. तो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है स्टेट पार्टी बनने का कि कुछ कुछ सीटें और वोट्स आपको स्टेट इलेक्शन में लेकर आना है. नेशनल पार्टी बनने के लिए लोकसभा के इलेक्शंस में या कितने जो है वोट स्टेट इलेक्शन में लेकर आने हैं. तो ये सब क्राइटेरिया जो पार्टीज फुलफिल कर रही है उनको एक इलेक्शन सिंबल प्रोवाइड करना, उनको रिकॉग्नाइज करना एज अ नेशनल और स्टेट पार्टी, ये सारा काम भी इलेक्शन कमीशन का ही रहता है. इंडिपेंडेंट है, मल्टी मेंबर बॉडी है, सिक्योर टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. इंडिपेंडेंट है बच्चों. ये जो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि इसे इलेक्शंस एक फ्री और फेयर तरीके से कंडक्ट कराने हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये किसी के भी कंट्रोल में ना हो. कल को ये ना हो कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो इसको कंट्रोल कर रही है तो फिर तो वो अपनी पार्टी को जितवा देंगे. तो इसी वजह से इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट रखा गया है. किसी के भी कंट्रोल में इलेक्शन कमीशन नहीं होती. इवन बच्चों, जब गवर्नमेंट ऑफिसर्स इलेक्शन ड्यूटी पे काम करते हैं तो वो सरकार के तहत नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के अंडर काम कर रहे होते हैं. उसी के साथ ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है. पहले एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, फिर मल्टी मेंबर, फिर सिंगल मेंबर, अब फिर से इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया है. मतलब इसमें 3 लोग हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं. और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, मतलब उनको कोई भी ऐसे नहीं है हटा देगा. ठीक है, तो उनकी जॉब सिक्योर है. तो इस वजह से ताकि वो एक फ्री तरीके से, एक इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सके और फेयर तरीके से काम कर सके, इस चीज को इंश्योर करने के लिए. नेक्स्ट चीज पे आते हैं हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. फ्री और फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करने के लिए हमने एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को बनाया है ऑब्वियसली. साथ ही में न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड लीगल सेफगार्ड्स. जो कानूनी तौर पर भी सेफगार्ड्स है ताकि एक फ्री फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराया जा सके. साथ ही में ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए कि होता क्या है बेसिकली कि जिसको आप वोट दे रहे हो वही जीते, तो आप देखो भी उस चीज को. तो जब काउंटिंग होती है, काउंटिंग ऑफ वोट्स, तो हर एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव वहां पे मौजूद होता है. ठीक है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए कि कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, कोई स्कैम नहीं हो रहा है, इस चीज को भी इंश्योर करा जाता है. न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूट्रल तरीके से प्रशासन करना कि ऐसा ना हो कि गलत तरीके से किसी को वोट डल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए. चलिए आगे चलते हैं. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करी जाती है वो जो हमारी कंट्री के अंदर. अब बात करी जाती है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कि इलेक्शन प्रोसेस में चेंजेस आने चाहिए. क्या चेंजेस की बात करी जा रही है, लेट्स सी. शिफ्ट फ्रॉम एफपीटीपी टू पीआर. बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि एफपीटीपी सिस्टम में कभी कभी वोट्स के प्रोपोर्शन में सीटें नहीं मिलती, तो इसलिए पीआर सिस्टम में हमें शिफ्ट कर लेना चाहिए, या फिर एक ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जहां एफपीटीपी प्लस पीआर, इस तरीके से कुछ मिक्स कर दो उनको. तो ये बात करी जाती है. साथ ही में कुछ लोग कहते हैं कि विमेन्स रिजर्वेशन प्रोवाइड करी जाए, एक तरीके से सीटें प्रोवाइड करी जाए विमेन को. विमेन्स का जो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, वो ज्यादा देखने को मिलना चाहिए. अब यार देखो, विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है लेकिन अभी भी वो लागू नहीं हुआ है.
ठीक है, लागू नहीं हुआ है, बहुत टाइम तक पेंडिंग था, पास तो हो गया है लेकिन लागू नहीं हुआ है, तो उसको लागू करवाइए। साथ ही में कंट्रोल ओवर मनी एंड मसल पावर। बहुत बारी क्या होता है बच्चों, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो पैसे दे देकर, या फिर किसी से उनको पैसा मिल रहा है, कैंडिडेट कोई बहुत पैसे वाला है, उसको पार्टी टिकट दे देते हैं। कभी कभी कोई क्रिमिनल कनेक्शंस वाला कैंडिडेट होता है, वो सोचते हैं कि यार ये क्रिमिनल कनेक्शंस वाला कैंडिडेट है, कल को लोग इससे डर के इसको वोट दे देंगे, डरा धमका के वोट ले लेगा। तो बहुत बारी पार्टीज बहुत ज्यादा पैसे वाले कैंडिडेट्स या बहुत ज्यादा क्रिमिनल कनेक्शंस वाले कैंडिडेट को टिकट देते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। मनी मसल पावर पे कंट्रोल करना है। अलॉन्ग विद दैट रेगुलेट द पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या करती हैं बच्चों, ढंग से काम नहीं कर रही हैं, अपने इंटरनल इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कराती। बहुत बारी क्या होता है, जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं उन्हीं के पास सारी पावर रहती है, जो बाकी मेंबर्स हैं उनसे कुछ पूछा भी नहीं जाता पार्टी को लेकर, और बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि एक ऑर्डिनरी मेंबर जो है पार्टी का, वो टॉप पार्टी लीडर की पोजीशन तक पहुंच सकता है। बहुत कम चांसेस रहते हैं। पार्टीज अपनी मेंबरशिप रजिस्टर्स मेंटेन करके नहीं रखती, इंटरनल इलेक्शंस नहीं कंडक्ट कराती। बहुत सारी दिक्कतें पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को भी रिफॉर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे रिफॉर्म्स की बात करी जाती है, और यहां पर अब हम कंक्लूड करेंगे इस चैप्टर को। Indian elections ensure peaceful transfer of power, high voter participation, inclusive and credible system। यार ऑब्वियसली हमारी कंट्री में जो इलेक्शन सिस्टम है, बहुत इजीली इसमें पावर ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आज अगर आप चुन रहे हो किसी को, अगली बारी 5 साल के बाद फिर से इलेक्शंस होंगे, और अगर वो पार्टी सत्ता बदलती भी है तो बहुत इजीली पावर ट्रांसफर हो जाता है। लोग हंगामा नहीं करते, क्योंकि सबको पता है कि हमारे वोट से ही चीजें चल रही हैं। ठीक है, हाई वोटर पार्टिसिपेशन। बच्चों जाहिर सी बात है, अगर लोग हमारे इलेक्शन सिस्टम में भरोसा ही नहीं करते तो फिर वो वोट देने क्यों आते। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं, हाई वोटर टर्नआउट रहता है, बहुत सारे लोग वोट देने जाते हैं, जिसका यही मतलब है कि लोगों का जो भरोसा है हमारे इलेक्टोरल सिस्टम पे वो बना हुआ है। साथ ही में हम देखते हैं इंक्लूसिव क्रेडिबल सिस्टम है, सभी को इंक्लूड करा जाता है, सभी को बराबर माना जाता है, क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, साथ ही में इलेक्शन कमीशन एंजॉयज पब्लिक ट्रस्ट। इलेक्शन कमीशन में भी लोग बहुत भरोसा करते हैं, और इसी वजह से वो इंटरेस्ट करते हैं कि हाँ, इलेक्शन कमीशन एक फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट कराएगा। अलॉन्ग विद दैट इलेक्शंस आर नाउ अ कोर पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक लाइफ। ऑब्वियसली बच्चों, डेमोक्रेसी के अंदर, एक लोकतंत्र के अंदर इलेक्शंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इलेक्शंस जो है कोर पार्ट है, हमारी जड़ें हैं। अगर डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस नहीं होंगे तो फिर डेमोक्रेसी भी किसी काम की नहीं है। बात यही है, और इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। इसका रिकैप कंप्लीट हो चुका है, एंड आई विल सी यू गाइज विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच।